अरे नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आई.के. त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ। आज हम संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार पे चर्चा करेंगे। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये भारत के संविधान के भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है कि मूल अधिकार वास्तव में होते क्या हैं, इनका अर्थ क्या होता है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है, किस तरह के कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं और ये मूल अधिकार असीमित हैं या सीमित हैं, और अगर मूल अधिकारों की हमारा हनन होता है तो इससे हमें सुरक्षा कहाँ से मिलती है। तो वास्तव में जब मूल अधिकारों पर चर्चा हो रही थी संविधान सभा में, तो ये बात आई कि किन किन अधिकारों को मूल अधिकार बनाया जाए और किन्हें मूल अधिकार न बनाया जाए, ये चर्चा हो रही थी। और मूल अधिकारों की चर्चा राष्ट्रीय आंदोलन के समय से हो रही थी। नेहरू रिपोर्ट में 19 मूल अधिकार दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन वास्तव में मूल अधिकार हैं क्या, इसको हम समझ लें सबसे पहले। तो मूल अधिकार का अर्थ होता क्या है कि किसी व्यक्ति के जीवन के लिए और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार अनिवार्य होते हैं, अपरिहार्य होते हैं, उन अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए जिन जिन अधिकारों की अनिवार्यता रखता है, अर्थात उसके जीवन में वे अधिकार होने ही चाहिए, तभी वो उन अधिकारों का उपयोग कर सकता है, वो अपने जीवन को गरिमामय ढंग से जी सकता है, वे सारे अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। अर्थात मूल अधिकार का अर्थ क्या होता है, किसी व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य और अपरिहार्य होते हैं, अनिवार्य और अपरिहार्य होते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं और अपरिहार्य होते हैं, अर्थात इनके बिना किसी व्यक्ति का जीवन और उसके व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं होता है। तो ऐसे अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। तो ये मूल अधिकार वास्तव में हमने अमेरिका से लिए हैं। 1786 में जब अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी हुआ था, तो अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में 3 बातें कही गई थी। कहा गया था कि मनुष्य के कुछ अधिकार हैं। वे कौन से अधिकार कहे गए थे? 1786 में यूएसए की स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, इसमें 3 अधिकारों की बात कही गई थी। कौन से? एक जीवन का अधिकार, और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार, तीसरा सुख का अधिकार। ये 3 अधिकार कहे गए थे। 1786 में अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जब जारी हुआ तो उसमें 3 अधिकारों की बात कही गई थी। एक जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा सुख का अधिकार। लेकिन जब अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय इस संविधान में, अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया। और आगे चलकर 1791 में अमेरिका के संविधान में संशोधन हुए, और 1791 में अमेरिका के संविधान में जब संशोधन हुए तो उस समय बिल ऑफ राइट लाया गया था। और इस बिल ऑफ राइट के द्वारा अमेरिका में मूल अधिकारों को वहाँ के संविधान में शामिल किया गया। और भारत ने अमेरिका से ही, यूएसए से ही प्रेरणा लेकर
अपने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया है। तो इस तरह से भारत के संविधान में मूल अधिकारों की प्रेरणा जो मिली है वो हमें मिली है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और इन मूल अधिकारों को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत शामिल किया गया। और जब भारत का संविधान बना था तो भारत के संविधान में कुल 7 प्रकार के मूल अधिकार शामिल किए गए थे। 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। कौन कौन से मूल अधिकार थे इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मूल अधिकार थे, देख लीजिए। ये जो मूल अधिकारों का उल्लेख आपके सामने है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात कितने प्रकार के हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार के मूल अधिकार वर्तमान में हैं। लेकिन जब भारत का संविधान बना था तब एक मूल अधिकार और था। वो कौन सा था? वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार था। इस तरह से जब भारत का संविधान बना और लागू किया गया तो उस समय भारत के संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत उल्लेखित था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया और अब वह अनुच्छेद 300A में एक विधिक अधिकार बन गया है। तो वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, इसलिए वर्तमान समय में मूल अधिकारों की कुल संख्या 6 है। इन पर हम आगे अभी चर्चा करते हैं। तो अब बात यह आती है कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है वो वर्तमान समय में 6 प्रकार के हैं। लेकिन जब भारत का संविधान बना था तब ये मूल अधिकार कुल 7 प्रकार के थे। मूल अधिकार वास्तव में नागरिकों को दिए गए हैं और ये ऐसे मूल अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के लिए, उसके गरिमामय जीवन के लिए और उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए अनिवार्य और अपरिहार्य है। लेकिन ये मूल अधिकार असीमित नहीं है। मूल अधिकार जो हैं उन पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। ये मूल अधिकार वास्तव में असीमित नहीं है। क्यों असीमित नहीं है? उसके कारण हम देख लेते हैं। इसकी सीमाएं क्या हैं? इसकी सीमाएं, सबसे पहली बात ये आती है कि जो ये मूल अधिकार दिए गए हैं ये मूल अधिकार सामान्य काल के लिए हैं। ये सामान्य काल के लिए है, पहली बात, सामान्य काल के लिए। और आपातकाल में इन मूल अधिकारों को राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। दूसरी बात यह आती है कि जो मूल अधिकार दिए गए हैं इन मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है संसद के द्वारा। अर्थात ये असीमित नहीं है, ये असीमित नहीं है, ये मूल अधिकार असीमित नहीं है। इन्हें संसद के द्वारा सीमित किया जा सकता है। क्यों सीमित किया जा सकता है? इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि जो ये मूल अधिकार दिए गए हैं ये मूल अधिकार संपूर्ण समाज के हितों को ध्यान में रख के दिए गए। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का उपयोग वहीं तक कर सकता है जहां तक कि दूसरे व्यक्तियों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण ना हो। पहला कारण क्या है कि ये संपूर्ण समाज के लिए दिए गए हैं, किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख के नहीं दिए गए हैं, बल्कि संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रख के दिए गए हैं। इसीलिए हर व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का उपभोग कर सकता है, लेकिन वहां तक जहां तक कि दूसरे व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन ना हो। और दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात आती है कि मूल अधिकार तभी दिए जा सकते हैं जब वो मूल अधिकारों से लोक व्यवस्था जो है वो लोक व्यवस्था नष्ट ना हो। अर्थात लोक व्यवस्था बनाए रखने
लोक व्यवस्था बनाए रखने की सीमा तक मूल अधिकार दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस पर और क्या बंधन लगाया जा सकता है? सार्वजनिक इस पे एक बंधन और लग सकता है, वो क्या है? देश की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता के लिए इन मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अर्थात मूल अधिकार वहीं तक दिए जा सकते हैं जहां तक ये देश की एकता और अखंडता को नष्ट करने वाले ना हों। अर्थात किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन वो राष्ट्र की एकता और अखंडता की सीमाओं के अंतर्गत ही दिए जा सकते हैं। अगली बात क्या आती है? अगली बात इस पे आती है कि मूल अधिकारों को वहीं तक दिया जा सकता है जहां तक मित्र राष्ट्रों से हमारे संबंध जो हैं उन संबंधों पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। और इसके अतिरिक्त एक बात और ये आती है कि मूल अधिकार संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखकर दिए गए हैं, इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। लोगों का जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरह से जो मूल अधिकार हैं ये असीमित नहीं है, इन मूल अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो इस तरह से मूल अधिकारों को सीमित करने का जो अधिकार है, मूल अधिकारों को जो सीमित करने का अधिकार है, ये वास्तव में संसद के को प्राप्त है। मूल अधिकारों को सीमित करने का अधिकार, सीमित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। ये अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है और आपातकाल में मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। आपातकाल में मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 358 और 359, अनुच्छेद 358 और 359 के अंतर्गत मूल अधिकारों को आपातकाल में निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 358 में अनुच्छेद 19 में प्राप्त मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है और अनुच्छेद 359 में अनुच्छेद 32 को निलंबित किया जा सकता है, जो कि 20 और 21 को छोड़ के बाकी सबके संदर्भ में निलंबित हो सकता है। तो अर्थात अनुच्छेद 359 में अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त से सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन अगर राज्य मूल अधिकारों में अतिक्रमण करता है तो उसकी सुरक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के न्यायादेश जारी कर सकते हैं, जिस पे आगे हम चर्चा करेंगे। तो वास्तव में मूल अधिकारों की सुरक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है, और ऐसा वो तब करेंगे जबकि राज्य मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। तो अब हम देख लें कि राज्य का अर्थ वास्तव में क्या है। मूल अधिकारों के भाग के संदर्भ में राज्य का अपना एक विशेष अर्थ है, जिसे अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। अर्थात भारत के संविधान के भाग 3 में राज्य का अपना एक विशेष अर्थ रहता है और वो अनुच्छेद 12 में उल्लेखित है। भाग 3 के संदर्भ में राज्य की क्या परिभाषा है? अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया है? भाग 3 के संदर्भ में राज्य का अर्थ होगा, इसके अनुसार राज्य का क्या अर्थ होगा? राज्य का अर्थ होगा
इसका अर्थ क्या बताया गया है? नंबर 1, संसद एवं केंद्र सरकार, संसद एवं केंद्र सरकार नंबर 2, राज्यों के विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल एवं राज्य सरकारें, एवं राज्य सरकारें, एवं राज्य सरकारें। और नंबर 3, सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, और अन्य प्राधिकारी सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। अर्थात भाग 3 के संदर्भ में राज्य क्या है? कानून बनाने वाली और कानून को लागू करने वाली संस्थाएं। अर्थात भाग 3 के संदर्भ में राज्य का अर्थ भौगोलिक इकाई नहीं है, अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो कि भौगोलिक इकाइयां हैं, ये राज्य नहीं, बल्कि इसका अर्थ क्या है? जो संस्थाएं विधि या कानून बनाती हैं, जैसे संसद और विधानमंडल, या जो संस्थाएं इन विधियों या कानूनों को लागू करती हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जितने स्थानीय अधिकारी हैं या भारत सरकार के अधीनस्थ अन्य अधिकारी हैं, वे सब के सब राज्य माने जाएंगे भाग 3 के संदर्भ में। अर्थात भाग 3 में राज्य का अर्थ क्या होगा, इसकी परिभाषा दे दी गई अनुच्छेद 12 में, और इसके अनुसार राज्य वास्तव में कानून बनाने वाली और कानून को क्रियान्वित करने वाली संस्थाएं हैं, इकाइयां हैं, ना कि भौगोलिक इकाइयां हैं। अब इसी के साथ फिर क्या किया गया? अनुच्छेद 13 का भी उल्लेख किया गया है, इस पे भी हम यहीं पे चर्चा कर लें। अनुच्छेद 13 में क्या उल्लेख किया गया? इसमें 2 बातें लिखी गई मुख्य रूप से। पहली बात तो क्या लिखी गई कि अगर संविधान लागू होने के पहले कोई ऐसी विधि प्रवर्तन में होगी या चल रही होगी, तो वो विधि अगर मूल अधिकारों के खिलाफ है तो वह विधि प्रवर्तन में नहीं रहेगी। संविधान लागू होने के पहले कोई विधि, कोई कानून है ऐसा जो कि प्रवर्तन में है, अर्थात लागू है, और वह मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो वह विधि अब प्रवर्तन में नहीं रहेगी, क्योंकि मूल अधिकार लागू हो गए हैं, और मूल अधिकार लागू होने के बाद में वह विधि इसके खिलाफ होने के कारण प्रवर्तन में नहीं रह सकती। अनुच्छेद 13 में दूसरी बात क्या लिखी गई कि राज्य कोई ऐसी विधि भी नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करती हो या नष्ट करती हो। ये 2 बातें भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में लिख दी गई, और इसी के आधार पर आगे चल के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बहुत से निर्णय दिए गए, जिससे मूल अधिकारों के संबंध में संवैधानिक स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। जैसे शंकरी प्रसाद का एक वाद आया था 1951 और एक सज्जन सिंह का वाद आया था 1965 में। इन दोनों मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि मूल अधिकारों को संसद संशोधित कर सकती है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 13 में संसद को मूल अधिकारों को कम करने का अधिकार नहीं दिया गया है, अर्थात संसद अनुच्छेद 13 के अनुसार मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती, लेकिन अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करके संसद मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। कैसे? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है।
लेकिन गोलकनाथ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को मूल अधिकारों को सीमित करने का अधिकार कहीं भी प्राप्त नहीं है, अर्थात संविधान संशोधन करके या अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करके भी मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। इन्होंने गोलकनाथ के बाद में क्या स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के द्वारा भी मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन से भी मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। ये गोलकनाथ के वाद में स्पष्ट कर दिया गया। अर्थात शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के वाद में ये कहा गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करके संसद मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ के बाद में अपने पहले के निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया और कहा कि 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करके भी संसद मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। अब इसके बाद में 24वां संविधान संशोधन हुआ भारत के संविधान के अनुच्छेद में 1971 में भारत के संविधान में 24वां संशोधन हुआ और इस 24वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 इन दोनों में संशोधन किया गया। और क्या व्यवस्था की गई? व्यवस्था की गई कि संसद मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है, उसे कम कर सकती है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा आया केशवानंद भारती का वाद। केशवानंद भारती के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को वैध मान लिया। उन्होंने माना कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन और इसके द्वारा संविधान संशोधन करके संसद मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। लेकिन इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया। उन्होंने कहा कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, उसे संविधान संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि संसद को संविधान संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त नहीं है, अर्थात वह संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, और वह उन मूल अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ। अर्थात केशवानंद भारती के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया कि भारत की संसद को मूल अधिकारों को सीमित करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन उन मूल अधिकारों को वह सीमित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ या मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। जो भी मूल ढांचे के अंतर्गत होगा उसमें संशोधन नहीं कर सकती संसद। ये इस बात को केशवानंद भारती के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। अब इसके बाद क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? अनुच्छेद 368 में 4 और 5 ये दो नए क्लॉज जोड़े गए। अनुच्छेद 368 4 और 368 5 इनको जोड़ा गया। इसके द्वारा क्या व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 368 4 में ये प्रावधान किया गया कि अगर संसद संविधान संशोधन करती है तो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और अनुच्छेद 368 5 में क्या व्यवस्था की गई कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है और यह शक्ति असीमित है। तो इसके बाद क्या हुआ? मिनर्वा मिल्स का मुकदमा आया। मिनर्वा मिल्स के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 4 अमान्य है। 368 4 को अमान्य कर दिया और उन्होंने कहा कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में उस पर विचार किया जा सकता है। और दूसरी बात उन्होंने 368 5 के संदर्भ में कहा कि संसद को उन मूल अधिकारों को या उन भागों को या संविधान के उन
खंडों को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है जो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। अर्थात केशवानंद भारती के बाद में जो निर्णय हुआ था लगभग वही बहाल रहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। एक और बहुत महत्वपूर्ण मामला है, वो है रामजी सिंह उर्फ मुजीब भाई का। रामजी सिंह उर्फ मुजीब भाई का वाद, ये 2009 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। ये मूल अधिकारों के संबंध में जो प्रमुख वाद हैं उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त है, अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, वह अधिकार कुछ स्थितियों में मृतक को भी प्राप्त होता है। अर्थात उन्होंने कहा कि मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसके धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार किया जाना वास्तव में उसके अनुच्छेद 21 में प्राप्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इस तरह रामजी सिंह उर्फ मुजीब भाई के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 में प्राप्त अधिकार जीवित व्यक्तियों के साथ कुछ स्थितियों में मृतकों को भी प्राप्त हैं और मृतकों का अंतिम संस्कार उनके धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार किया जाए, यह उनका उस मृतक का अनुच्छेद 21 में प्राप्त अधिकार है। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख वाद थे और संविधान में संशोधन जो मूल अधिकारों के संदर्भ में किए गए। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि मूल अधिकारों के संबंध में कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रमुख सिद्धांत इसके संदर्भ में क्रियान्वित होते हैं और कुछ क्रियान्वित भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में नहीं होते। वो कौन कौन से हैं और उन्हें आधार कहाँ से मिलता है, हम इसे समझ लें। जैसे नंबर 1 पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ये सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों से स्पष्ट हुआ। इसमें क्या बात शामिल होती है कि अगर संसद ने कोई संविधान संशोधन किया है या कोई कानून बनाया है और इस कानून या संविधान संशोधन का कोई भाग ऐसा है जो कि शेष संविधान संशोधन या शेष कानून से अगर अलग कर दिया जाए तो शेष कानून पर या शेष विधि पर इसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है कि वह शेष विधि भी समाप्त हो जाए या उसका वो अर्थहीन हो जाए। अगर इस भाग को अलग कर देने पर शेष विधि अपने उसी रूप में बनी रह सकती है जिस उद्देश्य से बनाया गया है और ये भाग असंवैधानिक है, तो इस भाग को काट के इस भाग को पृथक करके इतने ही भाग को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है और शेष विधि ठीक उसी तरह से बनी रह सकती है जिस तरह से वह पहले से है। तो इस तरह से भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में पृथक्करणीयता का सिद्धांत लागू होता है कि यदि संसद ने कोई संविधान संशोधन किया, कोई विधि बनाई, कोई कानून बनाया और उस विधि का उस कानून का कोई भाग ऐसा है जो कि संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, तो यह मूल ढांचे को नष्ट करने वाला है ये संविधान संशोधन, तो उतने भाग को पृथक करके असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है और शेष भाग या शेष विधि, शेष कानून यथावत बना रह सकता है। तो ये पृथक्करणीयता का सिद्धांत है और ये वास्तव में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के से अस्तित्व में आया। दूसरी बात है आच्छादन का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत, अर्थात ढक लिए जाने का सिद्धांत। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(2) से स्पष्ट होता है। हमने आपको बता दिया है अनुच्छेद 13(2) में क्या उल्लेख है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, और राज्य का अर्थ यहाँ क्या है, संसद और विधानमंडल। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करने वाले हों, और साथ ही अगर कोई विधि पहले से प्रवर्तन में है तो वह विधि क्रियान्वित नहीं होगी, लागू नहीं होगी।
इसमें क्या होता है, वह विधि वास्तव में आच्छादित कर ली जाती है, ढक ली जाती है, वह नष्ट नहीं होती। मूल अधिकार जब तक बना रहता है वह विधि परिवर्तन में नहीं होती, और जब मूल अधिकार यदि वह परिवर्तन में नहीं रहेगा तो वो विधि फिर से लागू हो जाती है। वो किस तरह से होता है, जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की स्थितियां होती हैं। जब चंद्र ग्रहण होता है तब क्या होता है कि पृथ्वी, जैसे अगर पृथ्वी ये है और चंद्रमा यहाँ पर है तो, और सूर्य का प्रकाश सामने से आ रहा है, तो क्या स्थिति होती है कि पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच सकता। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, पृथ्वी ने चंद्रमा को आच्छादित कर लिया, ढक लिया। लेकिन जैसे ही पृथ्वी आगे आ जाती है उसके बाद चंद्रमा फिर दिखाई देने लगता है। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, चंद्रमा नष्ट नहीं होता बल्कि वह आच्छादित कर लिया जाता है पृथ्वी के द्वारा। इसी तरह से अगर कोई कानून, कोई विधि ऐसी है जो मूल अधिकारों के खिलाफ है तो वो मूल अधिकारों से ढक ली जाती है, आच्छादित कर ली जाती है, वह विधि नष्ट नहीं होती। अगर मूल अधिकार आगे चल के समाप्त हो जाए तो वह विधि फिर से प्रवर्तन में आ जाती है। तो इसे कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत, और भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है। अब इसके बाद में हम देख लें अगला, अधित्याजन का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है कि किसी अधिकार को त्याग देना। अधित्याजन का सिद्धांत का अर्थ होता है कि हम अपने मूल अधिकारों को त्याग सकते हैं, और भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में अधित्याजन का सिद्धांत लागू नहीं होता। भारत में लागू नहीं होता है, भारत में लागू नहीं। क्यों लागू नहीं होता, क्योंकि भारत में मूल अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं दिए गए हैं बल्कि संपूर्ण समाज के हितों को ध्यान में रखकर दिए गए हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार को त्याग नहीं सकता। भारत में कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को नहीं त्याग सकता। वो ये नहीं कह सकता कि हमें ये मूल अधिकार नहीं चाहिए, क्योंकि उसे ये मूल अधिकार केवल उसके हितों को ध्यान में रख के नहीं दिए गए बल्कि संपूर्ण समाज के हितों को ध्यान में रख के दिए गए हैं। इसलिए भारत में अधित्याजन का सिद्धांत लागू नहीं होता। अब एक और सिद्धांत देख लेते हैं, वो कौन सा है, दोहरा जोखिम का सिद्धांत। दोहरा जोखिम का सिद्धांत अनुच्छेद 20 से इसे आधार मिलता है। अनुच्छेद 20 में क्या व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तभी दोषी माना जाएगा जबकि उसने किसी ऐसे कानून का उल्लंघन किया है जो उस समय अपराध माना जाता है। एक बात। दूसरी बात, उसे एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। इसे कहा जाता है दोहरा जोखिम का सिद्धांत। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। इसे कहा जाता है दोहरा जोखिम का सिद्धांत, और भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में दोहरा जोखिम का सिद्धांत लागू होता है, और इसे अनुच्छेद 20 से आधार मिलता है। अब इसके बाद में हम देख लें कि मूल अधिकारों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कौन कौन से न्यायादेश जारी कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि यदि राज्य मूल अधिकारों का हनन करे, उसका अतिक्रमण करे, तो मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार किसे है, सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के न्यायादेश जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और वो रिट कौन कौन सी हैं, इनको हम संक्षेप में समझेंगे। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो वह व्यक्ति या उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस रिट कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जहां पर ये स्थिति है वो
ऐसा न्यायादेश जारी करते हैं कि उस बंदी व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए और फिर न्यायालय इसका परीक्षण करता है कि उस व्यक्ति को जो बंदी बनाया गया है उसे वैध कारणों से बंदी बनाया गया है या नहीं। अगर उसे बंदी बनाए जाने के कारण वैध हैं तब तो ठीक है, तब उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अगर उसे बंदी बनाए जाने का कारण वैध नहीं है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का आदेश जारी कर सकता है। दूसरा है परमादेश या मैंडेमस। यह आदेश लोक प्राधिकारियों के लिए जारी किया जाता था। लोक प्राधिकारियों के लिए, लोक प्राधिकारी, यदि कोई अधिकारी अपने वैध कर्तव्यों को पूरा नहीं करता तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय परमादेश जारी करके उस अधिकारी को, गवर्नमेंट सर्वेंट को, उसके वैध कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बाध्य कर देता है। अर्थात परमादेश के द्वारा क्या आदेश दिया जाता है? परमादेश माने परम आदेश, सबसे बड़ा आदेश। लोक प्राधिकारियों को या सरकारी अधिकारियों को यह आदेश दिया जाता है कि आपका वैध कर्तव्य क्या है, उन वैध कर्तव्यों को आपको पूरा करना है। तो ये परमादेश लोक प्राधिकारियों के लिए जारी किया जाता है। अब अगला आता है प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए रोक देना। ये न्यायादेश या ये रिट ऊंची अदालतों के द्वारा अपने अधीनस्थ अदालतों के लिए जारी किए जाते हैं। क्यों जारी किए जाते हैं? इसके द्वारा उन अधीनस्थ अदालतों को यह आदेश दिया जाता है कि आप किसी विशेष मामले पर, वो मामला बताया जाता है, इस पर आप सुनवाई नहीं कर सकते, इस मुकदमे की आप सुनवाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अर्थात अगर किसी अधीनस्थ अदालत में कोई वाद है, कोई मुकदमा है और वह अधीनस्थ अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो ऊंची अदालतें उन अधीनस्थ अदालतों के लिए प्रतिषेध या प्रोहिबिशन रिट जारी करती के ये बताती हैं कि इस मुकदमे की सुनवाई आप नहीं कर सकते। अर्थात ये उच्च न्यायालयों द्वारा, उच्च न्यायालय का अर्थ यहाँ क्या है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ अदालतों के लिए जारी किया जाता है। अधीनस्थ अदालतों के लिए जारी किया जाता है। अगला आता है सर्टियररी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है? ये भी वास्तव में ऊंची अदालतों द्वारा अधीनस्थ अदालतों के लिए जारी किया जाता है। जैसे प्रोहिबिशन उच्च न्यायालयों द्वारा ऊंची अदालतों के द्वारा अधीनस्थ अदालतों के लिए जारी किया जाता है, उसी तरह सर्टियररी उत्प्रेषण भी ऊंची अदालतों द्वारा अधीनस्थ अदालतों के लिए जारी किया जाता है। लेकिन अंतर क्या आता है? यह मुकदमे के वाद के दौरान जारी किया जाता है और सर्टियररी मुकदमा खत्म होने के बाद जारी किया जाता है। उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को उत्प्रेषित कर देना, भेज देना, हमारी ओर भेज देना। इसके द्वारा ऊंची अदालतें अधीनस्थ अदालतों से ये कहती हैं कि किसी विशेष मामले पर हम सुनवाई कर रहे हैं, इसलिए उस मामले से संबंधित सारे कागजात हमारे पास भेज दें, उत्प्रेषित कर दें। तो इस तरह से प्रोहिबिशन और सर्टियररी दोनों के दोनों रिट ऊंची अदालतों द्वारा अधीनस्थ अदालतों के लिए जारी किए जाते हैं। अंतर केवल यह है, प्रोहिबिशन मुकदमे के दौरान और सर्टियररी मुकदमा समाप्त होने के बाद जारी किया जाता है। अगला आता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, क्वो वारंटो। क्वो वारंटो, क्वो वारंटो, अधिकार परीक्षा। क्वो वारंटो, क्वो वारंटो, अधिकार परीक्षा। क्वो वारंटो, क्वो वारंटो, क्वो वारंटो, अधिकार परीक्षा। ये क्या होता है कि जब कोई लोक प्राधिकारी अपने वैध कर्तव्यों की सीमाओं से बाहर जाकर कार्य करता है तो फिर न्यायालय द्वारा क्वो वारंटो जारी किया जाता है और उसे कहा जाता है कि आपका अधिकार क्षेत्र इतना ही है, आप इस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य नहीं कर सकते। अर्थात परमादेश मैंडेमस में जहां किसी लोक प्राधिकारी को
परमादेश में किसी लोक प्राधिकारी को उसके वैध कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है, और वहीं क्वो वारंटो में किसी भी लोक प्राधिकारी को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करने से रोक दिया जाता है। तो इस तरह से मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये 5 प्रकार के न्यायादेश जारी करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगला आगे हम देख लेते हैं कि भारत के संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं, उन पे एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। तो हमने जैसा कि बताया कि जब भारत का संविधान बना था तब उसमें कुल 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया था, और वर्तमान समय में 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए हैं, जिसमें एक है पहला समता का अधिकार। पहला समता का अधिकार, और समता का अधिकार कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध या रोक। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इस तरह से भारत के संविधान में कुल 5 अनुच्छेदों में समता का अधिकार दिया गया है। फिर दूसरा प्रकार का अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में दिया गया, लेकिन इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 21 का को भी शामिल कर लिया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 में प्राप्त शक्ति के आधार पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों से दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, अर्थात किसी भी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा जबकि उसने किसी ऐसे कानून का उल्लंघन किया हो जो उस समय उस कार्य को अपराध घोषित करता हो। दूसरी बात इसमें क्या कही गई अनुच्छेद 20 में? अनुच्छेद 20 में इसके साथ ही कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरी बात उन्होंने क्या इसमें स्पष्ट कर दी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उतना ही दंड दिया जाएगा जितना उस अपराध के लिए निर्धारित है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का जो हमने आपको बताया कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया, और इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। इसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कुछ संरक्षण दिया गया है। इसमें क्या क्या संरक्षण दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे उसके कारणों से अवगत कराया जाएगा कि किस कारण उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसे अपने मनपसंद अधिवक्ता से सलाह लेने का अधिकार होगा, और इसके साथ उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अब इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरे प्रकार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया? मानव का दुर्व्यापार अर्थात बेगार प्रथा और बंधुआ मजदूरी, इसका अंत किया जाता है। अनुच्छेद 24 में उल्लेख किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में या जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद चौथे प्रकार का मूल अधिकार क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में इसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 26 में क्या व्यवस्था की गई है?
धर्म की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को बनाने का अधिकार और उनके क्रियान्वयन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 में क्या व्यवस्था है, इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर कोई संपत्ति किसी धर्म के विकास के लिए रख दी गई है तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और अनुच्छेद 28 में क्या प्रावधान है कि किस राज्य द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, जिनको राज्य अनुदान दे रहा है या सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब इसके बाद में 5वें प्रकार का मूल अधिकार कौन सा है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। इनका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया। अनुच्छेद 29 में क्या उल्लेख है, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिनकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति है, उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 30 में क्या वर्णन है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाएं बनाने और उनके प्रशासन का या उनके संचालन का अधिकार होगा। याद रखिएगा, भारत का संविधान भाषाई और धार्मिक दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। भाषाई और धार्मिक दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, लेकिन भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, केवल मान्यता दी गई भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को, लेकिन इनको परिभाषित नहीं किया गया। और अगला आता है 6वें प्रकार का मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि अगर हम ये सब मूल अधिकार दे दें लेकिन अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार न दें तो इन मूल अधिकारों को देना व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने इसीलिए कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार वास्तव में भारत के संविधान की हृदय और आत्मा है और अनुच्छेद 32 अपने आप में मूल अधिकार है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और चूंकि उसे अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुनवाई का जो अधिकार दिया गया है वो खुद मूल अधिकार है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुनवाई करेगा और उसके लिए वो 5 प्रकार के न्यायादेश जारी कर सकते हैं। तो इसके बाद में आगे देख लें, अनुच्छेद 33, 34 और 35। अनुच्छेद 33 में क्या प्रावधान किया गया कि यदि सशस्त्र बल हैं और खुफिया एजेंसी हैं तो उनके कर्तव्यों के पालन के संदर्भ में उनके मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है और ऐसा कर सकने का अधिकार केवल संसद को दिया गया। अर्थात संसद खुफिया एजेंसियों, सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, इनके मूल अधिकारों को उनके कर्तव्य पालन के लिए सीमित कर सकता है। अनुच्छेद 34 में क्या प्रावधान किया गया कि अगर भारत के किसी भाग में मार्शल लॉ लगा है, सेना का कानून है, तो उस समय सेना कानून के अंतर्गत जो दंडादेश होंगे, जो उपविधियां बनाई जाएंगी, उनको संसद कानून बनाकर प्रभावी कर सकेगी। अर्थात मार्शल लॉ के अंतर्गत जो दंडादेश होंगे, जो और कानून बनेंगे, उनको विधिमान्य कर दिया जाएगा, भले ही वो मूल अधिकारों के खिलाफ हों। और अनुच्छेद 35 में क्या प्रावधान किया गया है कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को और केवल संसद को होगा, विधानमंडलों को यह अधिकार नहीं होगा। तो इस तरह से ये मूल अधिकारों पर एक संक्षिप्त चर्चा थी और इस चर्चा के द्वारा आपको मूल अधिकारों के भाग के संदर्भ में एक सामान्य लेकिन सारगर्भित जानकारी मिल गई और अगली क्लास में, अगले सेशन में हम मूल अधिकारों से संदर्भित कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे और उन प्रश्नों के अभ्यास के द्वारा आप इस मूल अधिकार के भाग पर पूरी तरह से कमांड पा जाएंगे। धन्यवाद।